तो आज हम इसमें यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सेकंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे, कंप्लीट पेपर। बाकी मैथ एंड रीजनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसका पहला गद्यांश देखते हैं। इस रत्नगर्भा वसुंधरा के अंतःस्थल में हीरे, मणि, माणिक्य और संपदा का अभाव नहीं है। धरती का विस्तीर्ण अतल गर्भ अनंत धनराशि से भरा पड़ा है। आवश्यकता है इसके वक्ष को चीरकर उन्हें उगलवा लेने वाले दृढ़ संकल्प और साहस की। धरती के अंदर विद्यमान धनराशि के कारण ही धरती वसुंधरा कहलाती है। इस धरा पर रहने वाले कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यदि भाग्य में नहीं है तो हथेली पर आई वस्तु भी नष्ट हो जाती है। जब हम अपना चिंता केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तो हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते। प्रयत्न के अभाव में फल भी नहीं मिलता और लोग भाग्य को दोष देते रहते हैं। ऐसे भाग्यवादी लोगों को कायर माना जाता है। अकूत संपदा तो उसी को मिल सकती है जो संपूर्ण संकल्प के साथ कार्य में प्रवृत्त हो। जैसे अर्जुन का ध्यान पक्षी को बेधे जाने वाली आँख पर था, उसी प्रकार जो लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ होकर सतत प्रयासशील रहता है, समय के परिपाक के साथ उस लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है। ऐसे लोग जो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अली बाबा की सिम वाली गुफा का द्वार कब खुलता है और उन्हें जब असफलता का अंधेरा अपने चारों ओर घिरता दिखाई देता है, तब वे पछतावा करते हैं कि उन्होंने व्यर्थ ही समय गंवा दिया। मनुष्य के पास सभी कुछ पा लेने की क्षमता होती है, पर कैसे उसे पाया जाएगा, उसके लिए संपूर्ण निर्णय शक्ति, दृढ़ संकल्प और अपेक्षित परिश्रम आवश्यक है। कई बार लक्ष्य के एकदम समीप पहुंचकर हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं और भाग्य को दोष देते हैं। भाग्य जैसी कोई वस्तु या तो होती ही नहीं है और या परिश्रम की चाबी के साथ मिलकर भाग्य की चाबी काम करती है। भाग्य की अकेली चाबी सफलता के ताले को नहीं खोल सकती। इसलिए कवि तुलसीदास ने कहा है, कायर मन कर एक अधारा, दैव दैव आलसी पारा। गद्यांश में कायर किसको माना गया है? तो जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले। ठीक है, नेक्स्ट है, भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं? तो जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? तो संज्ञा। परिश्रम संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण रूपी परिश्रमी होगा। सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तथा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं, तब क्या होता है? हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल होते हैं। नेक्स्ट है, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? तो जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें ये मान लीजिए मैथ है। नेक्स्ट देखते हैं डायग्राफ। और ये ठीक है, 26 है। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो रिचर्ड वेलेजली। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में तत्कालीन गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेजली द्वारा की गई थी। यह कॉलेज कलकत्ता के फोर्ट विलियम परिसर के भीतर स्थापित किया गया था। इस कॉलेज को स्थापित करने का उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण देना था। इसका पूर्व नाम ओरिएंटल सेमिनरी था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो रोपड़। पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित रोपड़ हड़प्पा स्थल भारत का ऐसा सैंधव स्थल है जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज बीजी लाल ने की तथा 1953 से 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं।
नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो हरिसेन। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत के एक कविता के रूप में कवि हरिसेन द्वारा रचित है, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। समुद्रगुप्त के विजयों का प्रमुख स्रोत प्रयाग स्तंभ लेख है, जो चंपू शैली में लिखा गया है। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो सैयद राजवंश। ठीक है, खिज्र खान दिल्ली का शासक था, वह सैयद वंश से संबंधित था। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था, जिसके 4 शासक थे, जिन्होंने 1414 से 1451 तक शासन किया। वह तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से वापस जाते समय तैमूर ने खिज्र खान को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। उसने दिल्ली पर कब्जा कर 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो वल्लभी, गुजरात। महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं का संकलन द्वितीय जैन संहिता 512 ईस्वी के समय वल्लभी, गुजरात में किया गया। यहाँ कुल 15 अंगों एवं 15 उपांगों को लिपिबद्ध किया गया। संहिता की अध्यक्षता देवर्षि क्षमाश्रमण ने की थी। प्रथम जैन संहिता की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र 322 BC में की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, बारदोली में किसान आंदोलन 1928 में हुआ। महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की 1946। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया तो 1921। ठीक है, गांधी जी बिगेन वियरिंग लोइन क्लॉथ। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल 1918। ये लंगोटी वाले क्वेश्चन पे काफ़ी मीम बने थे। नेक्स्ट है, 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। कितने वर्षों के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई? तो 6। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सत्र न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी को 6 वर्ष की सज़ा सुनाई, लेकिन बाद में 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण उन्हें समय से पूर्व रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया सबसे लंबा अधिनियम था। इसके बृहद आकार की वजह से इसे 2 अलग अलग अधिनियमों में बांटा गया। पहला भारत सरकार अधिनियम 1935 तथा सेकंड बर्मा सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो वंदे मातरम आंदोलन। वंदे मातरम आंदोलन 1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 11 फरवरी 1907 को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। इस अवधि में कृष्णा जिले के लोगों में राष्ट्रीय जागृति की भावना देखी गई। इस आंदोलन के प्रमुख नेता हरीश वरोत्थामा राव, पिंगली लक्ष्मी नारायण, कासिन धुनी वीरा, मल्लया बोधि नारायण राव एवं अन्य थे। अप्रैल 1907 में बिपिन चंद्रपाल ने विजयवाड़ा और मछलीपट्टनम की यात्रा की, साथ ही स्वदेशी और वंदे मातरम की उत्पत्ति तथा अर्थ पर भाषण दिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड ब्राउन कोल? निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला भी कहा गया? तो ये आपका बी है, बोले तो लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग
25 से 35% होती है। ठीक है, सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट होता है, फिर ब्यूटामिनस, फिर लिग्नाइट और पीट, ABLP। ठीक है, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। इस मतलब एंथ्रासाइट में बढ़िया कार्बन परसेंटेज, फिर उसी क्रम में नीचे घटते क्रम में उसी हिसाब से क्वालिटी जो है वो मेंटेन, मतलब पहले में ज़्यादा रहती है, फिर धीरे धीरे कम होती है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 25 से 35% होती है। कोयला को 4 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सर्वोच्च प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट। भारत में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड व मध्य प्रदेश अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट है, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है, तो यह वाटर टेबल जल तालिका कहलाती है। ठीक है, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा को वाटर लेवल कहते हैं। इसी जल को विभिन्न माध्यमों से ऊपर खींचकर मानव द्वारा उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण का पूर्वी एशिया आए थे? तो रासबिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस 13 जून 1943 को पूर्वी एशिया सिंगापुर आए। यहाँ उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता ग्रहण की और INA प्रमुख की कमान संभाली। नेक्स्ट है, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो शिवालिक श्रेणी रेंज। हिमालय का शिवालिक श्रेणी नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है। यह हिमालय की 3 श्रेणियों में सबसे दक्षिणी श्रेणी है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में एशिया का पहला नियंत्रण प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया था? तो कांडला, गुजरात। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कांडला, गुजरात में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। यह एशिया का EPZ स्थापित क्षेत्र है। नेक्स्ट है, एल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। यहाँ एल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? तो चाइल्ड क्राइस्ट, बाल मसीह, चाइल्ड क्राइस्ट। एल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। यहाँ एल नीनो शब्द का अर्थ बाल मसीह से है। यह स्पेनिश भाषा का शब्द है। यह समुद्री गर्म जलधारा है। एल नीनो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप में तापन की स्थिति को दर्शाता है। यह घटना ला नीना की तुलना में अधिक बार होता है। एल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। यहाँ एल नीनो शब्द का अर्थ बाल मसीह से है। यह स्पेनिश भाषा का शब्द है। यह समुद्री गर्म जलधारा है। एल नीनो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप में तापन की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, यह घटना ला नीना की तुलना में अधिक बार होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर मतलब 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? तो रब अल खली रेगिस्तान। रब अल खली रेगिस्तान में 250 मीटर 820 फीट तक ऊंचे व बड़े रेत के टीले पाए जाते हैं और यह क्षेत्र पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है। दक्षिणी अरब प्रायद्वीप में स्थित है। इसका विस्तार सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात व यमन के कुछ भागों तक है। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो बेंगलुरु नहीं था। ठीक है, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख नगरीय शहरों यथा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। ऑपरेशन फ्लड को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड 1970 दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू किया गया था। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना
रोजगार अवसर को बढ़ाना और खाद्य कार्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना, और वह बहुत सफल रहा। तो ये जो है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 का उद्देश्य खाद्यान्न में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना था। यह योजना सफल रही और अपने निर्धारित लक्ष्य 5% से अधिक 6% की वृद्धि दर्ज की। मतलब यह सफल योजना थी। 7वीं योजना कब शुरू हुई? 1985 से 90 में तक चली। और इसका उद्देश्य क्या था कि खाद्यान्न उत्पादन में तेजी, रोजगार के अवसर बढ़ाना, खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, 5% निर्धारित था, 6% गेन किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? तो ये डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक सर एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। इन्हें सर एमवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल 21 मार्च 1905 से 19 दिसंबर 1958 तक था। वर्तमान ये अपडेट कर लीजिएगा। बाकी देखिए सारा हाईलाइट इसलिए कर दे रहे हैं ताकि आंखों पे जोर ना पड़े, और इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि टाइम वेस्ट होगा फर्जी में, तो इसीलिए। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल है? तो चैप्टर 2 समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अध्याय 2 में पुरुष और महिला को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं। नेक्स्ट है जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देता है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करता है? ठीक है, तो गंतव्य आधारित कर, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है जो निर्माता से उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। इसे प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर लागू किया जाता है, जिससे क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह होता है और अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ कम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो साइबर कानून। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समोच्च सूची की नाम की 3 सूचियाँ दी गई हैं। जो विषय इन 3 सूचियों में सम्मिलित नहीं हैं वे विषय अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। दिए गए विकल्पों में साइबर कानून एक अवशिष्ट विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? स्टारफिश। स्टारफिश में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र पाया जाता है। यह इचिनोडर्मेटा वर्ग का समुद्री अकशेरुकी प्राणी है। इसकी ऊपरी त्वचा कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? तो ये चालक की आर्द्रता। किसी चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ, लंबाई, इसकी क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट, ठीक है, मतलब के क्षेत्र को से प्रभावित होता है, पर जो है चालक की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ऑफ द कंडक्टर, इससे प्रभावित इस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं? राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। गवर्नर may send a message to the house. Which article of the Indian Constitution include that the governor may address the legislative assembly? The governor may send message to the house. तो आर्टिकल 175। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं तथा सदन को संदेश भेज सकते हैं। 175 में यह शामिल है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण तथा 164 राज्य सरकार में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध करता है। तो 175, 176, 164। ठीक है,
175 में राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकता है, सदन को संदेश भेज सकता है। और 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण। और 164 पे राज्य सरकार में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध का प्रावधान है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेश, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। ठीक है, डेटा ग्रिड। तो राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड जिला व अधीनस्थ न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है। ठीक है, NJDG। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सिनेप्स। दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। न्यूरॉन्स और मांसपेशी कोशिका के बीच एक सिनेप्टिक कनेक्शन को न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। न्यूरॉन्स और मांसपेशी कोशिकाओं के बीच एक सिनेप्टिक कनेक्शन को न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट, एसिटिक एसिड सिरका में, फार्मिक एसिड मधुमक्खी और चींटी के डंक में, टारट्रिक एसिड कच्चे आम में और बेंजोइक एसिड खाद्य पदार्थों के परीक्षण में। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, फार्मिक एसिड मधुमक्खी और चींटी के डंक में, टारट्रिक कच्चे आम में और जो है बेंजोइक ये आपका खाद्य पदार्थों के परीक्षण में। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? तो पीजोमीटर। Which of the following instrument is used to measure underground water pressure and to take water sample for water quality testing? तो पीजोमीटर। पीजोमीटर का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, जल दबाव को मापने के लिए और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर वायु दाब और मैनोमीटर दाब। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? तो जो सही है पहले उसको देखते हैं। गिरने से कुछ ही बचे इमारत, तो ध्वंसावशेष। शिव का धनुष पिनाक कहते हैं। ऐसी भूमि का जो उपजाऊ न हो, ऐसी भूमि जो उपजाऊ न हो तो ऊसर। बाकी जो पूर्णिमा की रात है उसे पूर्णमासी को पूर्णिमा की रात कहा जाता है तथा कुहू अमावस्या की रात को कहा जाता है जिसमें चंद्रमा पे न दिखाई दो। तो बी जो है गलत है। ठीक है, क्योंकि कुहू जो है वो अमावस्या की रात को कहते हैं और पूर्णिमा की रात को पूर्णमासी कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, हाथ न सूझना, बहुत घना अंधेरा होना। हाथ न सूझना, तो मुहावरे का अर्थ जो है बहुत घना अंधेरा होना। पितृ प्लस इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो पितृक्षा। पितृ प्लस इच्छा के योग से प्रतीक्षा शब्द बनेगा। प्रतीक्षा शब्द बनेगा। यहाँ यड़ संधि है। ई ऊ और री के बाद किसी भिन्न स्वर के आने पर यड़ संधि के नियम से ई बड़ी ई का य, ऊ बड़ा ऊ का व और री का र, मतलब आधा र हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर्यायवाची के सभी शब्द तरंगणी शब्द के पर्यायवाची हैं? तो सरिता, तटनी और निम्नगा। सरिता, तटनी, निम्नगा, कूलंकषा, नदी आदि तरंगिणी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है, रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? तो जो सही है पहले उसको देखते हैं। बाणभट्ट का कादम्बरी है, वात्स्यायन का कामसूत्र, मुंशी प्रेमचंद का गोदान है। बाकी जो लोकायतन है वो सुमित्रानंदन पंत की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। अब इंग्लिश देखते हैं। पुट द करेक्ट आर्टिकल, तो प्रेसिडेंट के साथ द लगेगा, तो द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल बी इन द भारत नेक्स्ट वीक।
तो इसमें ये डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग उपयुक्त होगा यहाँ पे। देयर इज़ ओनली वन प्रेसिडेंट फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री, किसी भी देश के लिए एक प्रधानमंत्री होता है तथा स्पेसिफिक चीज़ों को निर्दिष्ट करने के लिए द का प्रयोग होता है। तो करेक्ट सेंटेंस जो बताया भी मैंने आपको, अ पर्सन हु हैज़ एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील, तो ये क्लिप्टोमैनिक, ठीक है। अप्रोक्स सेंटेंस मतलब सेंटेंस ए पर्सन हु हैज़ एन ऑब्सेसिव विश टू टील के लिए वन वर्ड, तो क्लिप्टोमैनिक मतलब चोरी करने की तीव्र इच्छा रखने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं क्लिप्टोमैनिक, चोरी करने की तीव्र इच्छा रखने वाला व्यक्ति। और बाइब्लियोमैनिक किताबों के लिए पागलपन या सनक, और ये डाइप्सोमैनिक मैनिएक, तो ये शराब की लती या शराबखोर, डाइप्सोमैनिएक। तो आप जिसे नहीं कहता वो मैनिएक एक हनी सिंह का गाना है, तो उसी से बना है, इसी से ये बना है ये। तो डाइप्सोमैनिएक तो शराब की लती शराबखोर, और थियोमैनिएक तो धर्मोन्मादी। वन वर्ड फॉर द सेंटेंस, अ पर्सन हु हैज़ एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील इज क्लेप्टोमैनिएक। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। तो विराट प्लेस क्रिकेट बिसाइड्स फुटबॉल। उपयुक्त वाक्य के भाव के अनुसार रिक्त स्थान के उपयुक्त में प्रीपोजिशन बिसाइड्स, के अलावा या के अतिरिक्त होगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस विराट प्लेस क्रिकेट बिसाइड्स फुटबॉल। अब 69-70 ये भी देख लेते हैं पैराग्राफ। इस पे क्वेश्चन रहेंगे दो। तो द स्टेट एम्ब्लेम मतलब प्रतीक इज एन एडेप्टेशन ऑफ द लायन कैपिटल ऑफ अशोक एट सारनाथ। इन द ओरिजिनल देयर आर 4 लायंस। जब मैं क्लास का मतलब जब ये रिकॉर्ड करता हूँ तो एक चिड़िया आ जाती है जो इसी टाइम पे फिर चिल्लाना शुरू कर देती है। द स्टेट एम्ब्लेम इज एन एडेप्टेशन ऑफ द लायन कैपिटल ऑफ अशोक एट सारनाथ। इन द ओरिजिनल देयर आर 4 लायंस mounted back to back on a circular abacus which itself rests on a bell-shaped lotus. The frieze of the abacus has sculptures in high relief of an elephant, a galloping horse, a bull, and a lion separated by intervening dharma chakras. The profile of the lion capital showing 3 lions mounted on the abacus with a dharma chakra in the center, a bull on the right and a galloping horse on the left, and outlines of dharma chakras on the extreme right and left was adopted as the state emblem of India on January 26, 1950. The bell-shaped lotus was omitted. The motto Satyamev Jayate, which means truth alone trumps, written in Devanagari script below the profile of the lion capital is part of the state emblem of India. Which of the following animal is not included in the national emblem? तो टाइगर, बाकी एलिफेंट बुल हॉर्स का यूज़ हुआ है। नेशनल टाइगर को अगर शामिल एनिमल्स में एलिफेंट, हॉर्स, बुल और लायन, ठीक है। एलिफेंट्स, हॉर्स, बुल, लायन। व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ नेशनल एम्ब्लेम? तो धर्म चक्र, ठीक है। तो धर्म चक्र जो कि पैसेज की इन पंक्तियों द प्रोफाइल ऑफ द लायन कैपिटल शोइंग 3 लायंस माउंटेड ऑन द एबैकस विद अ धर्म चक्र इन द सेंटर से अस्पष्ट है, ठीक है। तो ये धर्म चक्र मतलब कि धर्म चक्र इज इन द सेंटर ऑफ नेशनल एम्ब्लेम। The profile of the lion capital showing 3 lions mounted on the abacus with a dharma chakra in the centers, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये कथन है, इसमें पढ़ लेते हैं। कथन का सही। मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया। सेकंड में दिया है, सरकार ने संशोधित अनुमान जीडीपी वृद्धि दर को पहले के अनुमान के स्तर से कम कर दिया। तो इसमें यदि दोनों कथन 1 और 2 स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, इफ बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, ठीक है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किए? तो श्री कुशविंदर वोहरा। चलिए ये सब करंट के क्वेश्चन, लेकिन तभी एक बार हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये गांधी दर्शन। चलिए यूपीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई के क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है? तो मुंबई। चलिए ये करंट है। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अखिल भारतीय शिक्षा समागम, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल और आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हो? चलिए करंट है, कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट है, हाँ, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? तो उमलिंगला दर्रा। सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख के करीब उमलिंगला दर्रा के पास दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है, जो विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क है। माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। सिकाऊ मुगला फुकचे रोड लद्दाख में स्थित है। यह सड़क 64 किलोमीटर लंबी है तथा यह खारदुंगला दर्रा लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। चलिए ये भी करंट का ही है, मतलब कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 56वीं एशियन विदेश मंत्री की बैठक। चलिए 51 मतलब कि ये जानते रहिए, 51 हो गई तो फिर होगी। अब नेक्स्ट, उस दिन का नाम बताइए जो भारत में स्कूल कॉलेजों के छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो संचयिका दिवस, संचयिका डे, ठीक है। भारत में स्कूल कॉलेजों के छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 15 सितंबर को संचयिका दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? तो क्यूबा। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। निम्नलिखित देशों को ब्रिक्स की सदस्यता प्रदान की गई? इथियोपिया, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात। बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ। ICCR का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। नेक्स्ट है, खसाबा दादा साहेब जादव निम्नलिखित में से किस खेल से में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो खसाबा दादा साहब कुश्ती। खसाबा दादा साहेब जादव एक भारतीय खिलाड़ी थे। वे कुश्ती के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने वर्ष 1952 में हेलसिंकी में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैज़ टेकन प्लेस। तो पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो चलिए इसका मतलब कोई है नहीं, लेकिन तो इसकी स्थापना देखते हैं। ओपेक एक अस्थायी पेट्रोलियम सरकारी संगठन है जिसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला द्वारा 10 से 14 सितंबर 1960 को बगदाद सम्मेलन में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय वियना में है, ठीक है। ओपेक एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा 10 से 14 सितंबर 1960 को बगदाद सम्मेलन में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अंग्रेजी। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, क्योंकि नियोजित आधुनिक शहर का दर्जा चंडीगढ़ को प्राप्त हुआ। यह राज्य पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से घिरा है, ठीक है। आधुनिक शहर का दर्जा चंडीगढ़ को प्राप्त हुआ है। यह राज्य
पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से घिरा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, इंडिया पोस्ट ऑफिस बिल, अमेंडमेंट बिल। तो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर रोक दिया था। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 87 तक भारत के राष्ट्रपति थे। ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और द्रस्वती के बीच का भूभाग ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मवर्त सरस्वती और द्रस्वती नदियों के संगम पर स्थित था। ब्रह्मवर्त प्रदेश में ऋषियों ने वेदों एवं अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो दोहा, पौला और गोवा। ठीक है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO की स्थापना 1960 के दशक में NIO की स्थापना 1960 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान IIOE के बाद 1 जनवरी 1966 को की गई थी। यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के एक बहुविषयक समुद्र विज्ञान अनुसंधान संस्थान के रूप में विकसित हुआ। इसका मुख्यालय डोना पौला, गोवा में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? तो लाला हरदयाल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे ने ये पुस्तक लिखी थी। लाला हरदयाल एक हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी। लाला हरदयाल एक भारतीय राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे जिन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, उस जलडमरू मंदिर का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो सुंडा जल डमरू मंदिर जावा को हिंद महासागर से जोड़ता है। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच की जल संधि है। नेक्स्ट है, गुजरात के छोटा उदेपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र वाल म्यूरल्स अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पिथौरा का अर्थ है तो गॉड ऑफ फूड ग्रेन्स, अन्न के देवता। पिथौरा पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से गुजरात के राठवास आदिवासी समुदाय द्वारा अपने घरों के अंदर दीवारों पर बनाई जाती है। इस पेंटिंग्स में राजाओं के प्रमुख देवता बाबा पिथौरा को दर्शाया जाता है जो कि अन्न के देवता कहे जाते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों के, ठीक है। पिथौरा पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से गुजरात के राठवास आदिवासी समुदाय द्वारा अपने घरों के अंदर दीवारों पर बनाई जाती है। इस पेंटिंग्स में राजाओं के प्रमुख देवता बाबा पिथौरा को दर्शाया जाता है जो अन्न के देवता है। अब गद्यांश पढ़ते हैं। आज किसी भी व्यक्ति का सबसे अलग एक टापू की तरह जीना संभव नहीं रह गया है। भारत में विभिन्न पंथों और विविध मतांतरों के लोग साथ साथ रह रहे हैं। ऐसे में यह अधिक ज़रूरी हो गया है कि लोग एक दूसरे को जानें, उनको ज़रूरतों को, उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को समझें, उन्हें तरजीह दें और उनके धार्मिक विश्वासों, पद्धतियों, अनुष्ठानों को सम्मान दें। भारत जैसे देश में यह भी अधिक ज़रूरी है क्योंकि यह देश किसी एक धर्म, मत या विचारधारा का नहीं है। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। उनका दृढ़ मत था कि विभिन्न धर्मों संप्रदायों के बीच संवाद होना ही चाहिए। वे विभिन्न धर्मों संप्रदायों की अनेक रूपता को जायज़ व स्वाभाविक मानते थे। स्वामी जी विभिन्न धार्मिक आस्थाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के पक्षधर थे और सभी को एक ही धर्म का अनुयायी बनाने के विरुद्ध थे। वे कहा करते थे, यदि सभी मानव एक ही धर्म को मानने लगे, एक ही पद्धति को अपना लें और एक सी नैतिकता का अनुपालन करने लगे तो यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ठीक है, क्योंकि यह सब हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्राणघातक होगा तथा हमारी सांस्कृतिक जड़ों से काट देगा। हमें सभी धर्म, संप्रदाय, पंथ विचारों के लोगों और उनकी विचारधाराओं का और उपासना पद्धति को उचित सम्मान देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म और भाषा से संबंधित हो, प्रकृति ने समान बनाया है। सभी मनुष्यों में एक ही परमात्मा का वास है।
जागतिक विकास की दृष्टि से कोई पिछड़ा हो सकता है। यदि कोई पिछड़ा हुआ है तो उसे अपने साथ ले लेने से मानवता खिल उठती है। मानवता खिल उठती है का तात्पर्य जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय। तो अधि प्लस आत्म प्लस इक। आध्यात्मिक शब्द अधि उपसर्ग है, आत्म मूल शब्द है, इक प्रत्यय है के योग से बना है। उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर अनेक अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन प्रकट करते हैं तथा प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। तो संयुक्त वाक्य है। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। ऐसे वाक्य जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य एक संयोजक अवयव द्वारा जुड़े हों संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है गद्यांशों के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होगा। तो भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन करना हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्राणघातक होगा। भारत में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, अतः यहाँ किसी एक धर्म का भी पालन करना संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।